हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने बलों के निकाय के बारे में जाना था कि बलों के निकाय क्या होते हैं। और उसमें हमने जाना था कि बलों के निकाय दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो कोप्लेनर यानी कि समतली, और दूसरे नॉन कोप्लेनर यानी कि असमतली। और दोनों के केसेस में हमने तीन तीन जो है, ठीक है, टाइप पढ़े थे: संगामी, असंगामी और समांतर। किसके केस में? कोप्लेनर के केस में भी, और सिमिलरली नॉन कोप्लेनर के केस में भी हमने कोइंसाइड, नॉन कोइंसाइड एंड पैरेलल यानी कि संगामी, असंगामी और समांतर फोर्सेस के बारे में बात करी थी। अब बच्चों होता क्या है, अच्छा, चीजों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये क्लास केवल और केवल पॉलिटेक्निक तक सीमित नहीं है। ये पॉलिटेक्निक के साथ साथ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी पूरे तरीके से एप्लीकेबल है, नंबर वन। नंबर टू, इंजीनियरिंग के साथ साथ आरआरबी जेई यानी कि रेलवे के जो इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है उसके लिए, एसएससी जेई का एग्जाम जो होता है उसके लिए, और व्यापम जेई का जो सब इंजीनियर का एग्जाम होता है उसके लिए भी ये एलिजिबल है। उसके लिए भी इसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप इसको बढ़िया से पढ़िए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये परिणामी बल की क्या बात होती है और परिणामी बल होता क्या है? व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? परिणामी बल मतलब रिजल्टेंट फोर्स। तो जब किसी भी बॉडी में एक बल ना लगकर कम से कम दो फोर्स लगे या फिर दो फोर्सेस से ज्यादा लगे, तो उस केस में हमको एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। अब रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है और उसको फाइंड आउट करने की क्यों जरूरत है, ये सारी चीजें भी अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। समझिए बात को। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? परिभाषा कहती है कि परिणामी बल वह एक एकल बल होता है जो कि दो या दो से अधिक बलों को विस्थापित कर सकता है। मतलब यदि कि यह एक बॉडी है, यह एक बच्चों बॉडी है, इसमें एक फोर्स P1, दूसरा फोर्स P2, तीसरा फोर्स P3, चौथा फोर्स P4, पांचवा फोर्स P5, छठवां फोर्स P6। इसी तरीके के कितने भी इनफाइनाइट फोर्सेस लग सकते हैं, और हम इन सारे फोर्सेस को हटाकर, इन सारे फोर्सेस को हटाकर पूरी बॉडी में केवल और केवल एक ही फोर्स लगाएं, पूरी बॉडी में केवल और केवल एक ही फोर्स लगाए, तो वह हमको वही रिजल्ट दे दे जो कि हमको P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 के कंबाइंड इफेक्ट से मिलने वाला था। बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे डेफिनेशन में एक और चीज बोली जाती है कि यह इन सारे फोर्सेस को विस्थापित कर सकता है। मतलब ये सभी फोर्स हम हटा के केवल और केवल एक सिंगल फोर्स लिख देंगे, वही क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा। लेकिन क्या डेफिनेशन पूरी हो गई? नहीं। केवल और केवल सारे फोर्स हटा के एक फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा। उस एक फोर्स को लगाने के साथ साथ एक कंडीशन भी आती है। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि कंडीशन ये है कि पिंड के ऊपर समान प्रभाव छोड़ता है। मतलब अगर हम इन सारे फोर्सेस को हटाते हैं, हटाने के बाद एक सिंगल फोर्स लगाते हैं, तो हमको रिजल्ट भी वही मिलना चाहिए जो यहाँ के केस में मिल रहा था। अब मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक दैनिक जीवन का एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, जिसको आप अपने घरों में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं, जैसे यह एक ब्लॉक है या फिर यह एक टेबल है, टेबल बनाना तो कठिन काम है यार।
चलिए, यह एक टेबल है, ठीक है। आई थिंक ये टेबल जैसा थोड़ी बहुत लग रहा होगा। आप मुद्दे पे आइए। अब अगर जो प्यारे बच्चों हम इस टेबल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कराना चाहते हैं, तो हमने एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जिसको हमने P1 नाम दिया, एक दूसरा फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जिसको हमने P2 नाम दिया। अब यदि P1 की जो वैल्यू है, अच्छा ये जो फोर्स है P2 ये ऊपर की साइड नहीं है, यह इस बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों होगा क्या कि यदि P1 की वैल्यू 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है और P2 की वैल्यू 200 न्यूटन है, तो क्या यह 100 न्यूटन की तरफ जाएगा या फिर क्या यह 200 न्यूटन की तरफ जाएगा? तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये 200 न्यूटन की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 200 न्यूटन की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ना तो 100 की तरफ जाएगा ना ही 200 की तरफ जाएगा, बल्कि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की तरफ जाएगा, जो कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही कहीं होगा। और उसी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल। मतलब कि यदि हम इस फोर्स को यानी कि P1 को और P2 को दोनों को हटाकर एक तीसरा फोर्स जिसको हम R कह रहे हैं उसको लगा दें, तो हमको वही रिजल्ट मिल जाए जो इन दोनों के केसेस में मिल रहा था, तो हम उसको उसका रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ गई? क्या कहेंगे बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल, ये वाला जो एग्जांपल मैंने बताया है आपको, आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में चारपाई होगी, आपके घर में एक लकड़ी का बना हुआ चारपाई होता है जिसको तखत बोलते हैं हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में, तो तखत होगा। तो आप लोग घर में बढ़िया से इसका प्रैक्टिकल करें। कुछ बच्चे इस डायरेक्शन में इसको खींचने की कोशिश करें, दूसरे बच्चे इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे ना तो यह नीचे जाएगा ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये किसी तीसरे ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ बोर्ड में बता पाना थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप घर में कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। फिर भी मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए यह एक बॉडी है, इस बॉडी में एक फोर्स लगा P1 जिसकी वैल्यू है 300 न्यूटन। इस डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगा P2 जिसकी वैल्यू है 400 न्यूटन, ठीक है। अब आप बच्चों खुद से समझने की कोशिश करो, ये जो 300 फोर्स है ये क्या कोशिश कर रहा है? ये जो 300 न्यूटन का फोर्स है ये क्या कोशिश कर रहा है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे। वहीं पे एक दूसरा फोर्स जो कि P2 बराबर 400 न्यूटन है, ये क्या चाह रहा है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में मूव करेगी या इस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो ना भैया, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बॉडी केवल लेकिन यदि केवल ये लगा होता तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसको हटा के केवल यदि हम इसको लगाते हैं 400 न्यूटन को, तो केवल इस डायरेक्शन में मूव कर जाती, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगेगा तो उसको किसी तीसरी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी कि मैं बता सकता हूं आपको, और तीसरी डायरेक्शन इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही होगी। तो यदि मैं इस फोर्स को और दूसरे फोर्स को हटा के एक फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा दूं, तो वो क्या फोर्स होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। और दूसरी बात बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स के साथ साथ इस थीटा को भी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल से क्या डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल से क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं बच्चों, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
तीसरा है जो सबसे लास्ट का है रिजोल्यूशन मेथड, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, तो मैं थोड़ी से आज का जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें मेथड ऑफ रिजोल्यूशन को समझा देते हैं, और कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मेथड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप समझिएगा बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि यदि यदि फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा, यदि फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा किसी अन्य एक्सिस में है या फिर किसी अन्य डायरेक्शन में है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। जैसे कि एक फोर्स हमने देखा, एक फोर्स है P1, तो P1 किस एक्सिस में है बच्चों, यह केवल और केवल एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस में है तो इसका केवल और केवल यही कंपोनेंट रहेगा। P2 की बात करें तो ये देखो, ये केवल और केवल किसमें है, P2 वाई एक्सिस में है, इसका भी यही कंपोनेंट रहेगा, ये हो गया P2। लेकिन प्यारे बच्चों बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि है F1। अब जो ये F1 है, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हो बचपन से, तो इस पॉइंट को पाने के लिए हमको x में भी कुछ डिस्टेंस चलनी पड़ेगी और y में भी कुछ डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, x में भी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी और y में भी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। यानी कि ये जो फोर्स F1 है इसके दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस में, ठीक है, और दूसरा y एक्सिस में। ठीक है, एक तो बच्चों x एक्सिस में होगा और y एक्सिस में होगा। अब जो ये फोर्सेस होते हैं, ये फोर्स दो चीजों के साथ घूमते हैं, एक cos थीटा के साथ और दूसरा sin थीटा के साथ। cos थीटा वाले जो फोर्स होते हैं, sin थीटा वाले जो फोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। फिर से आप सुनिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो बच्चों यदि फोर्स x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा, x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा यदि किसी अन्य एक्सिस में है, यदि किसी अन्य एक्सिस में है तो अन्य एक्सिस ना बोल के अगर हम ये शब्द यूज करें कि इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और या इन दोनों के बीच में कहीं भी होगा तो वह साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट में जरूर टूटेगा। मैं करके दिखा देता हूं बच्चों। जैसा कि हमने पहला केस लिया और देखा कि एक फोर्स है जिसका नाम हमने P1 दे दिया है और यह x एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है। तो आपको हमने बताया है कि यदि यह फोर्स बीचों बीच होगा तो वह दो टुकड़ों में टूटेगा। तो फोर्स तो बीचों बीच है तो कितने टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे दो। तो भैया टुकड़ों की जब हम बात करें तो टुकड़ा इन x डायरेक्शन में कितना होगा, P1 cos थीटा, और टुकड़ा इन y डायरेक्शन में P1 sin थीटा। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन और कॉस का डिसीजन किस बेस में होता है, तो साइन और कॉस का डिसीजन का मेन आधार है ये एंगल। तो यह एंगल जिस भी एक्सिस के साथ होगा उसके साथ कॉस थीटा आएगा और दूसरे वाले के साथ साइन थीटा आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसी को चेंज करें कि इस तरीके से है और ये फोर्स है P1, एंगल इस बार हमने थीटा इसको ले लिया, तो भैया ये Py हो गया और ये क्या हो गया Px। तो Px कितना होगा,
px होगा p1 sin थीटा और py कितना होगा p1 cos थीटा। इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे यह सिद्ध होता है कि जिस भी एक्सिस के साथ कोण होगा उसके साथ कौन आएगा? cos थीटा। उसके साथ कौन आएगा? cos थीटा। और जिसके साथ कोण नहीं होगा उसके साथ कौन आएगा बच्चों? तो उसके साथ आएगा साइन थीटा। आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लें और उसके साथ आज की क्लास समाप्त करें। ठीक है बच्चों, सहयोग बनाए रखो, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट और सब्सक्राइबर केवल 489। ठीक है, बहुत दुख की बात है, मैंने करीब करीब 300 वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, ये है एक फोर्स और ये लिखा है 500 न्यूटन, ये लिखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई दिशा में फोर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? पी एक्स बराबर 500। अब एक बात बताओ यार, क्या 500 के साथ जो कोण बना है क्या वह एक्स एक्सिस में है? ना, तो इसके साथ कौन आएगा? साइन 30। दूसरी चीज, यदि हम पी वाई निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 500 कॉस, अब 500 साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 500 गुणे 1/2 यानी कि 250 न्यूटन किसका मान हो जाएगा? किसका मान हो जाएगा? 500 गुणे 1/2 तो कितना हो जाएगा? और दूसरा है 500 cos 30 यानी कि 500 cos 30 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 433.012 न्यूटन। मतलब कि अच्छा भैया देखो, ऐसा है कि इस कैल्सी का भी यूज करना है। ठीक है, कैल्सी का यूज करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है और यूज करना है क्लासेस के साथ साथ। जो प्रॉब्लम हो तो बात कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कैल्सी पे भी एक वीडियो बना दें। तो आई थिंक आपको आज की क्लास क्रिस्टल क्लियर होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और जितने भी बच्चे जो नीडी व्यक्ति है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर कहीं एडमिशन ले लिया है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो कोशिश करें हमारा वीडियो उनके तक शेयर करें। और यह वीडियो आपको केवल और केवल सेमेस्टर एग्जाम तक नहीं लिमिटेड रखेगा, आपको यह वीडियो आरआरबी जेई, एसएससी जेई और जैसे कि हमने बोला है एमपीपीजीसीएल या बहुत सारे स्टेट के एग्जाम में भी काम आएगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।